अच्छा, ये जो नेक्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन है सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस, ये बेसिकली फॉलो ऑन है जो डॉक्टर ताहिर ने हमें बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में. विल स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक. दिस इज नॉट माइन सीरो नेगेटिव. अच्छा, आई एम सॉरी इफ इट इज टू बेसिक फॉर सम ऑफ यू. आर्थ्रेल्जिया एंड आर्थराइटिस. आर्थ्रेल्जिया जॉइंट पेन को नॉर्मली हम आर्थ्रेल्जिया कहते हैं, जाहिर है आपको पता है इस बात का. आर्थराइटिस ये चीज़ है कि वो जब डिजीज आपके जॉइंट में स्टैब्लिश हो जाए, इट्स अ डिजीज प्रोसेस, दैट्स आर्थराइटिस. As we all know, every arthralgia is not due to arthritis. तो जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लिनिक में देखना वो ये है कि अगर कोई बंदा जॉइंट पेन के साथ आता है आर्थ्रैल्जिया के साथ, तो ज़रूरी नहीं कि उसको आर्थराइटिस हो. उसके आर्थ्रैल्जिया जॉइंट पेन किसी और वजह से भी हो सकते हैं. वैसे तो आर्थराइटिस कुड बी ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स, बट इफ़ वी ओवर सिंप्लीफाई इट और एक बहुत बड़ी आपको सिंपल क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप के आर्थराइटिस हो सकते हैं. एक जिसको आप कह सकते हैं डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, मैकेनिकल पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस. और ज़्यादातर पेशेंट जो आप देखते हैं आर्थोपेडिक्स क्लिनिक में, रोमेटोलॉजी क्लिनिक में, जनरल मेडिसिन के क्लिनिक में, उन लोगों को मैकेनिकल पेन ही होते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है. मोस्ट बैक एक्स, नेक पेन्स, लॉर्ज जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन्स, वो सारे मैकेनिकल ही होते हैं. मैकेनिकल डिजेनरेटिव आर्थराइटिस इट कुड बी एज रिलेटेड, लेकिन नॉट नेसेसरीली. यंग लोगों को भी मैकेनिकल पेन हो सकते हैं और आर्थराइटिस भी हो सकते हैं. डिपेंड्स कि उनकी एक्टिविटी लेवल क्या है, उनका वेट क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है. तो ये मैकेनिकल पेन है. मैकेनिकल आर्थराइटिस कह सकते हैं आप, इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कह सकते हैं. दूसरा जो जिसमें रूमेटोलॉजिस्ट ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और आप लोग भी शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उसमें, वो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सोजिश वाले दर्द, बीमारी वाले दर्द. दिस इज़ नॉट अ मैकेनिकल इशू. मैकेनिकली जॉइंट, कमर, जहाँ भी दर्द है जिस जॉइंट में, मैकेनिकली दैट्स इंटैक्ट, उसमें कोई चीज़ टूटी फूटी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. हाँ, जॉइंट के अंदर से, जैसे डॉक्टर ताहिर ने एक्सप्लेन किया, जॉइंट के अंदर से साइनोवियम से डिजीज प्रोसेस चलता है. तो इसमें इट कुड बी सीरो पॉजिटिव आर्थराइटिस, जो अभी हमने डॉक्टर ताहिर की देखी है प्रेजेंटेशन. इट कुड बी सीरो पॉजिटिव आर्थराइटिस विच इज रिलेटिवली इजी टू डायग्नोज, नॉट ऑलवेज बट रिलेटिवली, क्योंकि उसमें हिस्ट्री, एक टिपिकल पेशेंट में हिस्ट्री इज वेरी टिपिकल. बायलैटरल सिमेट्रिकल साइनोवाइटिस, स्मॉल जॉइंट्स, एमसीपीज, पीआईपीज, एमटीपीज, एक्यूट ऑनसेट, जॉइंट सूजे हुए होते हैं. जल्दी पेशेंट कॉन्टैक्ट करता है डॉक्टर को, क्योंकि उससे पहले वो ठीक होता है, अचानक दर्द शुरू हो जाते हैं. और वो जब डॉक्टर साहब के पास जाता है, यू लुक एट देम, सो देयर ऑल द साइंस आर देयर. तो आप कहते हैं अच्छा डायग्नोसिस हो गया. आप उनका आरए फैक्टर देखते हैं या सीसीपी एंटीबॉडीज देखते हैं, दे आर पॉजिटिव, तो यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम. तो दिस इज रिलेटिवली ईजी. और ये ट्रीटमेंट को रिस्पांस भी अच्छा करते हैं. और उसका नतीजा बहरहाल ये निकलता है कि अगले महीने वो जिसका इलाज आपने किया होता है, वो अपने गांव से सारे लोगों को डाटसन में भर के सारे आर्थराइटिस वालों को ले आते हैं, जिनको असल में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं होता, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता. कहते हैं डॉक्टर साहब इनको भी ठीक करें. तो ये इसकी डाउन साइड है उनको अच्छा ट्रीट करने की. आर्थराइटिस कुड बी सीरो नेगेटिव. अब सीरो नेगेटिव जो है वो एक एंटिटी नहीं है, देयर सेवरल डिफरेंट एंटिटीज, जिसको आप सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं. ये भी जॉइंट डिजीज ही है, लेकिन इसको सीरो नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि जब आप इनके टेस्ट देखते हैं तो इनका आरए फैक्टर भी नेगेटिव होता है और सीसीपी एंटीबॉडीज भी नेगेटिव होते हैं. तो इन दोनों में से अगर एक भी पॉजिटिव आ जाए, आइदर आरए फैक्टर इज पॉजिटिव और सीसीबी इज पॉजिटिव, देन यू कॉल देम सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है डायग्नोज करना. मैनेजमेंट तो शायद इतनी इसकी मुश्किल नहीं होती. डिफिकल्ट इसलिए होता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें, डायग्नोसिस खासकर, दैट डिपेंड्स ऑन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द फिजिशियन और हिस्ट्री. आप अगर हिस्ट्री नहीं लेते, पेशेंट को एग्जामिन नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, तो यू विल मिस द डायग्नोसिस. ये टेस्ट बेस्ड ज़्यादा नहीं है. इसको डायग्नोज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये अंडर डायग्नोज्ड होता है. और ज़्यादातर लोग जिनको आप देखते हैं ना, जिनको ट्रीट हो रहा होता है, रूमेटिक फीवर और पेनिसिलिन के इंजेक्शन लग रहे होते हैं, या किसी का इंसिडेंटली यूरिक एसिड ज़्यादा आ जाता है, होता है उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, लेकिन उनको गाउट ट्रीट हो रहा होता है. Most of these people have seronegative inflammatory arthritis. So it's very important that we realize कि इन लोगों को रूमेटिक फीवर या गाउट नहीं है, बल्कि इनको सीरोनेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है. और कभी कभी ओवर डायग्नोज भी होता है. ओवर डायग्नोसिस इसका जो एक्सपर्ट्स होते हैं, या हम अपने आप को कहते हैं कि जब हम एक्सपर्ट्स हैं, तो हम जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, हम कभी कभी ओवर इंथुजियास्टिकली ओवर डायग्नोज भी करते हैं. मरीज ठीक नहीं हो रहा, इधर उधर से इलाज करके आए, आप देखते हैं आपको थोड़े से साइन लगते हैं, तो यू थिंक दैट दिस इज सीरोनेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, एक्चुअली इट्स समथिंग एल्स. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वी नो कि सीरोनेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी एक एंटिटी है.
इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस अगेन और मैकेनिकल पेन में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है. जब तक हम पेन की नेचर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे तो हम डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते. टेस्ट और जो फैंसी हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस हैं या ट्रीटमेंट्स हैं उसकी बारी बहुत बाद में आती है. और ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्टिंग्विश कर सकें. अच्छा जी, किसी ने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो जिससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि जी तबला है. तो पूछने वाले ने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस था कि आप रबाब को नहीं जानते, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का कि आप तबले को भी नहीं जानते, क्योंकि आपने रबाब को तबला कहा है. तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम गाउट को, रोमेटिक फीवर को, रोमेटॉइड आर्थराइटिस को, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को अलग-अलग से जानेंगे नहीं तो हम रबाब को तबला ही कहेंगे. तो इन सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज ज़रूरी है, तब जाके इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रीटिंग इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस तो वी शुड be able to differentiate between all these entities. ये नहीं हो सकता कि एक बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ट्रीट करना बहुत अच्छा है लेकिन ही इज अनअवेयर ऑफ सीरोनेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड गाउट एंड द रेस्ट ऑफ इट. तो सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. अच्छा जी, हाउ टू रिकॉग्नाइज इन्फ्लेमेटरी पेन एंड आर्थराइटिस. तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीछे डॉक्टर ताहिर साहब की प्रेजेंटेशन के दौरान किसी ने क्वेश्चन भी कहा और कमेंट भी किया कि हिस्ट्री and examination is the gold standard. That's very true. तो सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और हमेशा अपने पेशेंट को एग्जामिन करें, खासकर अगर पेशेंट को आप पहली मरतबा दे रहे हैं, इट्स अ न्यू पेशेंट, ऑलवेज 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 एग्जामिन योर पेशेंट. एंड इन चीज़ों से, अक्सर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से यू डू गेट अ क्लू कि आप इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को ट्रीट कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है. एंड वंस यू नो दिस इज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, देन देयर इज द नेक्स्ट स्टेप कि आप फाइंड आउट करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये हम सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस है या सोरियाटिक आर्थराइटिस या व्हाटएवर. अच्छा, हिस्ट्री में देखें, जो सबसे पहले जो पेशेंट आता है अंदर आपके पास बैठता है, तो एज एंड जेंडर, अभी आपने मरीज से कोई बात नहीं की, आपको एज का आइडिया हो गया, आपने उसका जेंडर देख लिया, मेल पेशेंट आया, फीमेल आया, बच्चा है, बड़ा है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत चीजें कभी कभी नैरो डाउन हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, और कॉमन इन मेल्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स. ये नहीं कि मेल में नहीं होता, लेकिन इट्स कॉमन. अच्छा, बच्चे जब आते हैं आपके पास सूजे हुए जॉइंट लेके या दर्दों के साथ, तो बच्चों में गाउट इतना रेयर है कि आप कह सकते हैं कि नहीं होता, इवन दो कि हम लोग करते रहते हैं, उनको यूरिक एसिड लोग देखते हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं, विच इज रॉन्ग. तो एज एंड जेंडर देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा. अच्छा, फिर उसके बाद तो यूजुअल जो मेडिकल थर्ड ईयर से पढ़ते रहते हैं कि पेन के जो नेचर है, उस वक्त चूंकि हमें एम्प्लॉयड नॉलेज नहीं होती, हमें सिर्फ बताया जाता है तो उसकी अहमियत नहीं होती. लेकिन वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी प्रैक्टिकल, कि मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्यूट और क्रॉनिक. क्या आप एक बंदा आता है कि जी मेरे इस घुटने में दर्द है कोई पिछले 15 साल से, जॉइंट आप देखते हैं ठंडा है, तो दैट कैन नॉट बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट और सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी पेन की और बाकी जो एसोसिएटेड सिम्टम्स उसकी डिटेल हिस्ट्री लें. प्रीवियस हिस्ट्री, अगर इस किस्म के पहले भी जॉइंट सूजते रहते थे फिर ठीक हो जाते थे, तो यू थिंक अबाउट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. ट्रीटमेंट को रिस्पांस कैसा है? अब ये इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि पेशेंट आए कि जी मुझे ये एक्यूट ऑनसेट पेन है या क्रॉनिक पेन है, बैक पेन है, नी पेन है, और आप उनके जब नोट स्कैन करते हैं, देखते हैं तो किसी ने उसको स्टेरॉइड्स दिए होते हैं, उससे भी वो ठीक नहीं हुआ होता. तो दैट टेल्स यू दिस इज नॉट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बाय एंड लार्ज. It is more like mechanical pain. Sometimes or most times people come in and when they mention their joint pain, you always need to check whether the pain is all over the body, muscle pain भी साथ में है कि नहीं है. If there is pain everywhere, सर से पांव तक, जो जिसको कुछ लोग कहते हैं पेन एवरीवेयर सिंड्रोम, तो देन यू चेंज योर परसेप्शन के जरूरी नहीं कि इनको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो, इनको कुछ और भी हो सकता है, डिप्रेशन रिलेटेड पेन भी हो सकते हैं. हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन, तो जो चीज़ें आपको बताएंगी कि यू आर डीलिंग विद इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इट कुड साइनोवाइटिस, सोलन जो बोनी स्वेलिंग नहीं होती, हल्की सी सॉफ्ट स्वेलिंग होती है जॉइंट की, वार्म जॉइंट होता है. डेक्टिलाइटिस मींस कि आपका सारा डिजिट सूजा हुआ है, सिर्फ जॉइंट नहीं, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा डेक्टिलाइटिस कैसा है. टेंडर सोलन जॉइंट्स, स्टिफनेस कितनी है, रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी है, जॉइंट डिफ्यूजन हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट, जॉइंट डिफ्यूजन. तो अगर इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से ही आइडिया हो जाएगा कि यू आर डीलिंग विद इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इट्स नॉट मैकेनिकल पेन. खासकर जो लोग ओबीस हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, उन बेचारों में ज़रूरी जॉइंट एग्जामिन किया करें. एवरी नाउ एंड देन वी कम अक्रॉस पीपल हु हैव बीन ट्रीटेड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस नीज, यू एग्जामिन देम, उनको नी एफ्यूजन्स होती हैं, उनके बाकी जॉइंट सूजे हुए होते हैं,
तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, साथ में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी चल रहा होता है, जो इस वजह से सिर्फ मास्क रहता है क्योंकि उन बेचारों का वजन ज्यादा है, तो हर बंदा देखते ही कहता है कि इसके जो जॉइंट में प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। रिमेंबर, टू थिंग्स को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं। अच्छा, जो चीजें स्पेसिफिकली हैं सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में एज अपोज टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीरो पॉजिटिव वाला, उसमें सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस कुड बी एसिमेट्रिकल। रूमेटॉइड में एज यू नो इट कुड बी बायलैटरल सिमेट्रिकल, MCPs, PIPs, wrists, MTPs। एसिमेट्रिक होता है जो, अब जब एसिमेट्रिक आप इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस देखें कि एक नी सूजा हुआ है, दूसरी तरफ की आपकी उनकी रिस्ट में इन्फ्लेमेशन है, तो यू थिंक अबाउट सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। डेक्टिलाइटिस मैंने आपको बताया, तो पूरी की पूरी या पूरा डिजिट इन्फ्लेम्ड है, स्वोलन है। एक्सियल सिम्टम्स जो लोगों को इन्फ्लेमेटरी बैकएक्स होते हैं, इंक्लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप के, सो दैट इज मोर कॉमन, रादर दिस इज ऑलवेज विद सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी बैक को कुछ नहीं कहता, स्पेशली अगर न्यू डायग्नोसिस है। विद टाइम अगर सेकेंडरी चेंजेस आ गई हैं और आर्थराइटिस बड़ा एग्रेसिव है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो गया है, तो उनको बैक एक भी साथ में बाद में शुरू हो जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर एक्सियल सिम्टम्स हैं, नेक स्टिफनेस है, बैक स्टिफनेस है, तो यू ऑलवेज थिंक यू आर डीलिंग विद इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस व्हिच इज सीरो नेगेटिव, सो यू मे नॉट गेट बैक पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर आर इफेक्टर CCP एंटीबॉडीज, बट यू स्टिल हैव टू ट्रीट देम। अच्छा, साथ में इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप पूछें साथ में स्पेसिफिकली लीडिंग क्वेश्चन करें कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या सोराइसिस है कि नहीं है। सोराइसिस की आप पेशेंट को तस्वीर दिखा सकते हैं फोन पे या नेट पे कि ऐसी किस्म की रैश आपको कभी हुई है, या आपके फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री इवन रिलेटिव्स में ऐसी रैश कभी देखी है कि नहीं देखी। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का पूछने का तरीका यह कि पेट ठीक रहता है, बहुत ज्यादा डायरिया जिसमें कभी कभी खून भी आए, वो तो आपको नहीं होता। तो वंस यू नो कि ये चीजें हैं, तो फिर ये भी आपका डायग्नोसिस थोड़ा चेंज कर सकती हैं। अच्छा, ये डेक्टिलाइटिस है जिसमें आप देखेंगे जॉइंट लाइन तो स्वोलन है, लेकिन यू कैन सी द स्वेलिंग एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड जॉइंट लाइन। तो अगर आपको इस किस्म का एक डिजिट या ज्यादा नजर आए, तो इट इज सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, मेनली सोरिटिक आर्थराइटिस, लेकिन बाकी चीजों के साथ भी हो सकता है। अच्छा जी, कितनी टाइप्स हो सकती हैं सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस की? कुछ टर्मिनोलॉजी जो कंफ्यूजिंग होती है। सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में और सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या फर्क है? तो जो पेशेंट बड़े टिपिकल फीचर्स लेके आए रूमेटॉइड जैसे, आप बायलैटरल सिमेट्रिकल आप देखते हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं कि जी मैंने डायग्नोसिस ठीक कर लिया, इसके अभी टेस्ट भेजूंगा तो आर फैक्टर पॉजिटिव आएगा, CCP पॉजिटिव आएगा, लेकिन वो नेगेटिव ही आता है, लेकिन क्लिनिकली वो रूमेटॉइड जैसा लग रहा है। सो दिस यू कैन कॉल सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका सारा पैटर्न रूमेटॉइड जैसा है, लेकिन सिर्फ टेस्ट नेगेटिव है। जनरली स्पीकिंग दिस इज लेस एग्रेसिव, और इसमें आपके जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होती है रूमेटॉइड की, वो इस कंडीशन में कम होती है, ज्यादा नहीं होती। अच्छा, इसको आप कंपेयर करें सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, नॉट सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड बट सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इसमें इन्फ्लेमेटरी पेन होता है, जॉइंट स्वोलन होते हैं, लेकिन रूमेटॉइड के पैटर्न में नहीं होते। एसिमेट्रिक हो सकते हैं, ओलिगो आर्थराइटिस हो सकता है, चंद जोड़ों में मोनो आर्थराइटिस हो सकता है एक ही जॉइंट में बार बार हो रहा हो, एक नी में, एक एंकल में। ज्यादातर ये नीज और एंकल्स में ही होते हैं, लेकिन हाथों में भी हो सकते हैं, पाँव में भी हो सकते हैं। दिस इज सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस, जिस तरह मेनली जो दो चीजें हमें आनी चाहिए, एक सोरिटिक आर्थराइटिस, एक एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस रिलेटेड विद एसोसिएटेड विद क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो सोराइसिस पूछना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में भी हिस्ट्री है सोराइसिस की, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सोरिटिक आर्थराइटिस की। एंटेरोपैथिक अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ है। अच्छा, जिसको रिटर सिंड्रोम पहले हम कहते थे, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये भी कभी कभी लॉन्ग रन में बाय डेफिनेशन दिस इज आल्सो सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, क्योंकि इसमें भी इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट की, और आर फैक्टर CCP एंटीबॉडीज अक्सर आपके नेगेटिव आते हैं। तो ज्यादातर पेशेंट्स में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, यू ट्रीट देम सिम्टोमेटिकली, गिव देम एंटी इन्फ्लेमेटरीज, ओकेजनली यू गिव देम स्टेरॉइड्स, तो 4 to 6 मंथ्स में ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। तो देन वी से कि इनको एक एपिसोड हुई थी रिएक्टिव आर्थराइटिस की या रिटर सिंड्रोम की, नाउ दे आर बेटर। थोड़े से पेशेंट में हाउएवर इट प्रोग्रेसेस टू अ लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन दैट केस वी कॉल इट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। अच्छा, एक चीज में मेंशन नहीं की, बच्चों में जिसको हम JIA कहते हैं, वो भी अक्सर आपका सीरो नेगेटिव ही होता है उसमें भी, और ये बच्चे बेचारे रूमेटिक हार्ट डिजीज ट्रीट होते रहते हैं, तो उसमें भी आर फैक्टर CCP एंटीबॉडीज नेगेटिव आ सकती है। अच्छा जी, जो टेक होम मैसेजेस कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता था, ट्रीटमेंट पे अभी आते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं इस स्टेज पे।
प्लीज डू नॉट डायग्नोज रूमेटिक फीवर बेस्ड ऑन ASO. ASO एक फजूल सा टेस्ट है, खासकर अगर हर आर्थराइटिस वाले बंदे का करें. रूमेटिक फीवर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और बहुत से पूरी फैमिलीज आती हैं, अफगानिस्तान से भी आती हैं, हमारे अपने पाकिस्तान में भी पूरी फैमिलीज को IM पेनिसिलिन लग रही होती है. IM पेनिसिलिन जो है वो वैसे भी आर्थराइटिस का इलाज नहीं है. यू ऑल नो कि वो आपके हार्ट वेल्व्स को प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं जब हमें लगे कि रूमेटिक हार्ट फीवर है. रूमेटिक हार्ट फीवर इज नॉट इन्फ्लेमेटरी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और उस वक्त जो जोड़ों का दर्द होता है वो सिर्फ उस एक्यूट एपिसोड के दौरान ही होता है जब बच्चा या बड़ा बीमार हो. तो जो पेन कई महीने से सालों से चल रहा है, उसका ASO थोड़ा सा बड़ा है, तो प्लीज डू नॉट लेबल देम एज रूमेटिक हार्ट डिजीज, डू नॉट गिव देम IM पेनिसिलिन्स, दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू. दूसरे, एक माइग्रेटरी आर्थराइटिस जो हमें पढ़ाया जाता है, अगर इसको हम लूजली यूज करें तो इससे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. माइग्रेटरी आर्थराइटिस की डेफिनेशन ये है कि अगर एक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है, वो ठीक हो गया और वो दूसरे जॉइंट में शुरू हो गई, और वो भी ड्यूरिंग एक्यूट इलनेस. वी आर टॉकिंग अबाउट रूमेटिक हार्ट डिजीज. एक पेशेंट है, उसको बुखार है, उसका गला खराब है, उसका ESR बढ़ा हुआ है. इस एक्यूट इलनेस के दौरान उसको एक एपिसोड ऐसी भी हुई है कि उसका एक जॉइंट सूजता है, वो ठीक होता है तो दूसरा सूजता है. दिस इज माइग्रेटरी आर्थराइटिस. तो लेकिन इसको लोग बड़ा लूजली जब अप्लाई करते हैं कि कभी भी पिछले महीने एक जोड़ सूजा था, फिर 4 महीने बाद दूसरा सूज गया, तो उसको भी माइग्रेटरी समझते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसका ASO करा के उसको IM पेनिसिलिन पे लगा देते. तो माइग्रेटरी आर्थराइटिस को समझें और उसको अप्लाई करें इन करेक्ट क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट. एक्यूटली अनवेल पेशेंट्स में अगर जॉइंट एक के बाद दूसरा सूज रहा है, अगर एक वक्त में 3-4 जोड़ सूजे हुए हैं, बेशक वो एक दूसरे के बाद सूजते रहे इकट्ठे नहीं, तो दैट्स नॉट माइग्रेटरी आर्थराइटिस. दैट यू कैन कॉल इट ओलिगोआर्थराइटिस या मोनोआर्थराइटिस. अच्छा, कभी कभी न्यू ऑनसेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन आल्सो प्रेजेंट विद पैलिंड्रोमिक सिम्टम्स, कि एक जोड़ में दर्द हो, वो ठीक हो तो दूसरे में हो जाए, फिर तीसरे में हो जाए. तो उसको भी ध्यान में रखें कि ये हो सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एटिपिकली प्रेजेंट कर रहा हो. इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी शुरू में इस तरह हो सकता है कि एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में जाता रहे. गाउट नॉर्मली हम ओवर डायग्नोज करते हैं, लेकिन कभी कभी ये गाउट भी होता है जिसको हम रूमेटिक फीवर या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस ट्रीट कर रहे होते हैं. इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने आपसे कहा, पेशेंट आया, आपने हिस्ट्री ली, एग्जामिन किया, यू मेड द डिस्टिंक्शन कि इनको मैकेनिकल पेन नहीं है, इनको इन्फ्लेमेटरी पेन है, तो व्हाट इन्वेस्टिगेशन वी शुड बी डूइंग. तो नॉर्मली जो बेस लाइन है, यू चेक RA फैक्टर. ये अगर नेगेटिव आते तब आप NTCCP कराएं, क्योंकि NTCCP एंटीबॉडीज महंगी हैं. लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पेशेंट फिर मुड़ के नहीं आता, उसी दिन सारे टेस्ट कराने होते हैं, वी कैन रिक्वेस्ट देम बोथ टुगेदर. तो उससे एक दूसरा विजिट उनका बच जाएगा, तो उनको शायद ये ज्यादा सस्ता पड़े कि उसी वक्त उनका CCP एंटीबॉडीज भी चेक हो जाए. ESR, CRP, ANA देख लिया करें. कभी कभी आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से नहीं होते, SLE की वजह से होते हैं, और उनका इंसिडेंटली थोड़ा सा RA फैक्टर भी पॉजिटिव आ जाता है. तो वो पहले तो रूमेटॉइड ट्रीट होते रहते हैं, and then we realized with time disease evolve होती है, that was SLE all along. अगर ANA positive आता है, then you go and do double stranded DNA, ENA and urinary etc. थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड में भी आर्थराइटिस होते हैं लोगों को, और CBC, ये बेस लाइन करानी चाहिए. अच्छा, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल वही हैं जो इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन में डॉक्टर ताहिर ने काफ़ी डिटेल में आपको बताए हैं. तो वंस यू मेक द डायग्नोसिस के इसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, रिगार्डलेस के सीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस. इसका ट्रीटमेंट प्रिंसिपल बेसिकली वही हैं जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के. इनिशियली यू स्टार्ट देम टू गिव देम सिम्पटोमेटिक रिलीफ, यू गिव देम स्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज, देन यू स्टार्ट देम ऑन डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स. मेथोट्रेक्सेट भी यूज कर सकते हैं, लिफ्लोनामाइड भी यूज कर सकते हैं. अगर इंटेरोपैथिक है, साथ में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी है, तो सल्फासेलाजीन में भी इज अ बेटर चॉइस. अगरचे ऑन इट्स ओन इट्स ऑलवेज अ वेरी काइंड ऑफ वीक मेडिकेशन. सिर्फ मोनोथेरेपी सल्फासेलाजीन से ज्यादातर लोग बेहतर नहीं होते, लेकिन एडिशनली इट कैन आल्सो गिव देम सम रिलीफ इन देयर GI सिम्टम्स, अगर आपने एक ही ट्रीटमेंट यूज करनी है. एक्सियल सिम्टम, अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस सीरो नेगेटिव वो वाला है जिसमें बैक भी इन्वॉल्व है, सैक्रोइलिटिस है, एंगुलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस है, प्लीज डू नॉट स्टार्ट देम ऑन मेथोट्रेक्सेट एंड लिफ्लोनामाइड फॉर बैक एक्स. ये इनके पेरिफेरल जॉइंट्स के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है एंगुलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में और सैक्रोइलिटिस में, इनका कोई रोल नहीं है. सल्फासेलाजीन का भी कोई ज्यादा रोल नहीं है, बहुत थोड़ी सी स्टडीज हैं, बहुत थोड़ा सा डेटा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उसमें चूंकि कभी कभी ऑप्शंस नहीं होते, तो उस थोड़ी स्टडीज की बेस पे आप देखेंगे बहुत से लोग सल्फासेलाजीन ले रहे होते हैं बैक के सिम्टम्स के लिए. बायोलॉजिक्स में जो थोड़ा सा फर्क है, रुटुक्सीमैब जो है, यू डू नॉट यूज इट इन सीरो नेगेटिव इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उसकी कोई हमारे पास डेटा नहीं है. हाँ, NT-TNF आप यूज कर सकते हैं, और NT-TNF का एक्स्ट्रा फायदा ये है कि अगर किसी को एक्सियल सिम्टम्स भी साथ में, एंगुलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी साथ में है, तो आप उनको NT-TNF दें तो उनके पेरिफेरल जॉइंट भी बेहतर होते हैं और एक्सियल सिम्टम्स भी बेहतर होते हैं.
और फिर जो नई बायोलॉजिक्स आ रही हैं बाहर तो बहुत ज़्यादा हैं, पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा हैं, इन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो कि एंटी-TNF से हट के हैं। तो हमारे यहाँ जो दूसरी आई है वो anti-IL-17 कोसेंटेक्स, जो सीरोटिक आर्थराइटिस के लिए यूज़ हो सकती है, स्पेंडोलोआर्थ्रोपैथी के लिए यूज़ हो सकती है। और अगर आप इनको यूज़ करेंगे आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में, तो उस पर थोड़ा ख्याल ये करें कि कोसेंटेक्स वगैरह हम यूज़ नहीं करते, इसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का फ्लेयर हो सकता है थोड़े से पेशेंट्स में। So that's it. Thank you very much. Questions? देखिए किसी ने पूछा है कि ये सीरोनेगेटिव अर्थराइटिस कॉमन इन मेल। जो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस आर ऑल वेरी कॉमन इन फीमेल्स अपार्ट फ्रॉम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, दैट्स मोर कॉमन इन मेल. If someone is suffering from seronegative arthritis, is it possible that he may already suffering from any other autoimmune disease? एक autoimmune disease अगर हो तो दूसरी autoimmune disease होने का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है. तो अक्सर आप लोगों को देखेंगे इनको थायराइड का प्रॉब्लम भी निकल आता है, बाद में डायबिटिक भी हो जाते हैं, तो दैट इज पॉसिबल. वंडरफुल एग्जांपल ऑफ तबला एंड रुबाब, थैंक यू सर. सम डॉक्टर्स आर एडवाइस यूरिन आरई. वाई यूरिन आरई? देखिए क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में तो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, अदरवाइज बगैर किसी वजह के तो कोई टेस्ट भी नहीं करना चाहिए जिसका कोई तुक ना बने, जिसमें आपको बाद में खींचना पड़े और उसको फिट करना पड़े उस टेस्ट को कहीं. If patient is suffering from psoriatic arthritis, should we treat extra articular symptoms of psoriasis separately? देखिए नॉर्मली इन लोगों को अगर अच्छी आप ट्रीटमेंट दें मेथोट्रेक्सेट से, तो नॉर्मली ये इनकी सोराइसिस भी रिजॉल्व हो जाती है. और सेम इज द केस विद बायोलॉजिक्स, एंटी-TNF से और कोसेंटेक्स से भी इनकी, तो इनको अलहदा से सोराइसिस को ट्रीटमेंट करने की अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती. Is enthesitis also? हाँ, enthesitis जो है, sorry I forgot to mention this, a good point. enthesitis जो है जिसको आप कहते हैं टेनिस एल्बोज, जहाँ आपके मसल अटैच होते हैं बोन के साथ, उस जगह की इन्फ्लेमेशन, जिसमें प्लांटर फेशियाइटिस, टेनिस एल्बोज, गोल्फर्स एल्बो, तो ये भी हो सकता है कि ये सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस से रिलेटेड ना हो, सिर्फ उनको बस यही चीज़ हो, प्लांटर फेशियाइटिस हो और टेनिस एल्बो हो. लेकिन अगर बार बार हो रहा है, एक जगह से ज़्यादा जगह हो रहा है, विद टाइम उसका ड्यूरेशन, उसकी सेवेरिटी बढ़ती जा रही है, it could be start of seronegative arthritis, which is initially starting as enthesitis and later on they develop the rest of the symptoms. अच्छा जी. What will be the management of burnt out disease? burnt out disease में तो देखें आपको डीमार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा पेशेंट पे बोझ डाल रहे हैं, तो उनको आपने सिम्टोमेटिक रिलीफ देनी है. जॉइंट डिफॉर्मिटीज हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट उनको जॉइंट कोई आप ऑर्थोटिक्स के पास भेजें और सिम्टोमेटिक रिलीफ दें. बिफोर मास्टर क्लास न्यूमेरोलॉजी, इज देयर एनी कॉम्पैक्ट एल्गोरिथम? एल्गोरिथम ढेर सारे आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, लेकिन मेनली इट्स जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आप अपना एल्गोरिथम खुद ही डेवलप करते हैं. तो जितने ज़्यादा आप चीज़ें देखते हैं उतना ही आपको विद टाइम आप इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की आपको समझ आती है. व्हाट ड्रग्स शुड बी यूज्ड इन एक्सियल आर्थराइटिस लाइक सैक्रोइलियाइटिस? देखिए सैक्रोइलियाइटिस में और एक्सियल आर्थराइटिस में जो मेन ट्रीटमेंट शुरू में आप शुरू कराते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी शुरू कराते हैं, एक से फर्क ना पड़े तो दूसरी देते हैं, लेकिन इसके साथ डिजीज एक्टिविटी नहीं रुकती, पेन बेहतर हो जाता है. तो सैक्रोइलियाइटिस के लिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए खासकर अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज है तो बायोलॉजिक्स ही देने चाहिए, शुरू से ही बायोलॉजिक्स देने चाहिए. हाउ कैन वी मिनिमाइज साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स यूज फॉर? देखिए साइड इफेक्ट मिनिमाइज करने का कोई और तरीका नहीं है, आप मॉनिटर करें उसको प्रॉपरली और उसको साथ एज इट कम्स आप उसको ट्रीट करें. कैन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस आल्सो बी रिजॉल्व्ड बाय एंटी-TNF? यस, एंटी-TNF के साथ पेरिफेरल जॉइंट के सिम्टम भी बेहतर हो जाते हैं और एक्सियल जॉइंट के सिम्टम भी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली वी यूज मेथोट्रेक्सेट एंड कॉम्बिनेशन विद एंटी-TNF, जो ज्यादा अच्छा काम करता है पेरिफेरल जॉइंट्स के लिए, और एक्सियल जॉइंट्स भी बेहतर हो जाते हैं. क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारा शॉर्ट है. Should we consider seronegative arthritis in patient long diagnosed as gout? गाउट के डायग्नोसिस को हमेशा रिवाइज किया करें. गाउट के डायग्नोसिस अक्सर डॉक्टर ताहा भी आपको पढ़ाएंगे हम सबको, तो गाउट के डायग्नोसिस अक्सर गलत होते हैं. जिस तरह रोमेटिक फीवर के डायग्नोसिस ऑलवेज क्वेश्चन कि गाउट है कि नहीं है. मैं उसमें उनका वो स्पॉइल नहीं करना चाहता गाउट का, वो आपको अलग से बताएंगी गाउट के बारे में. कैन RA फैक्टर बी पॉजिटिव इन नॉर्मल पेशेंट? यस, RA फैक्टर कैन बी पॉजिटिव इन पेशेंट. तो कभी कभार कोई बैक के साथ पुराने दर्दों के साथ आता है तो इंसिडेंटली RA फैक्टर पॉजिटिव हो सकता है. RA फैक्टर पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं है कि इस बंदे को जरूर ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या होगा. हाँ, फ्यूचर में इनके रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं उन लोगों की निस्बत जिनका RA फैक्टर नेगेटिव है.